Good evening, welcome to India's 37 again. Let us start from where we left yesterday. Disclosures relating to contingent liabilities. तो पहले डिस्क्लोजर्स देख लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या आप तैयार हैं अभी? से यस, वेलकम टू दिस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज. तो डिस्क्लोजर में क्या देंगे? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कोर्ट केस इज गोइंग ऑन अगेंस्ट द कंपनी, या कोई एक्साइज ड्यूटी केस, कोई जीएसटी का केस चल रहा है अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग इन हाई कोर्ट. ऐसा आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, नहीं तो फिर शेयर होल्डर्स बहुत आपसे क्वेरी पूछेंगे. फिर एस्टीमेट ऑफ द अमाउंट. कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे प्रोविजन का अमाउंट एस्टीमेट करते हैं, वैसे प्रोविजन का अमाउंट एस्टीमेट करने के लिए जो हमने डिस्कस किया है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए भी एप्लीकेबल है. इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू आउटफ्लो. अगर कोई अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू आउटफ्लो है वो भी आपको डिस्क्लोज करना है. अगर कोई रीइंबर्समेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो डिस्क्लोज करेंगे. और अगर आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जैसे कल भी हमने क्वेश्चन में देखा था कि अगर कोई डिस्क्लोजर देना पॉसिबल नहीं है, जैसे मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, केस के बारे में बहुत ज़्यादा आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, तो दैट फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज्ड. यहाँ पर एक बार फिर से लिख के रखना, रेफर क्वेश्चन नंबर 38, जहाँ पर हमने एक नोट लिखा था कि अगर मान लो कुछ डिस्क्लोजर संभव नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, एक नोट दे देगी, राइट. तो चलिए मेरे साथ साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाइए. ड्यूरिंग 2024-25 एंटरप्राइज ए gives a guarantee of certain borrowing of enterprise B whose financial condition at that time is sound. यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी. साउंड का मतलब अच्छी. जब हमने गारंटी दी थी तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी, ठीक है. लेकिन भविष्य में क्या होगा ये किसको पता. ड्यूरिंग 2005-25-26 फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एंटरप्राइज बी डिटोरिएट्स. बी की हालत खस्ता होने लगी, ठीक है, बी को नुकसान होने लगा. एंड ऑन 30th September 2025 एंटरप्राइज बी गोज इनटू लिक्विडेशन. ये तो लिक्विडेशन पे चले गई. अब तेरा क्या होगा एंटिटी ए? तुमने बी की गारंटी दी थी, बी चला गया लिक्विडेशन में, तो अब ए भी घबराएगा या सिर्फ बी घबराएगा? एडवाइस डिस्क्लोजर. किसकी बुक में डिस्क्लोजर मांग रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ ए. इन द बुक्स ऑफ ए. जब आप किसी की गारंटी देते हो तो अपने आप में एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है. कल को अगर बी ने पे नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा. अब क्या हो गया, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पहले साल तक कॉन्टिंजेंट थी, दूसरे साल वो एक्चुअल लायबिलिटी हो गई है क्योंकि बी लिक्विडेशन में चला गया है. बी के क्रेडिटर अब आपकी गर्दन दबोचेंगे. बी के क्रेडिटर आएंगे, आपकी गर्दन कैसे पकड़ेंगे, निकाल पैसे, तुमने दी थी गारंटी. तो अब क्या करेंगे ए की बुक्स में? क्या ये अभी भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रहेगा या अब हम इसका अपग्रेडेशन करेंगे, स्टेटस अपडेट करेंगे? टुडे आई बिकेम प्रोविजन. ओके, तो उसका व्हाट्सअप स्टेटस अपडेट होगा फ्रॉम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी टू प्रोविजन. तो आंसर लिखेंगे, दो आंसर लिखने हैं कि 31 मार्च 2025 को डिस्क्लोजर क्या देंगे, उस दिन ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है. ओके,
उस दिन इस ऑब्लिगेशन में ज़्यादा दम नहीं था क्योंकि बी की हालत अच्छी थी, इसलिए हम इसको एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखा सकते हैं। लेकिन बाद में बी की हालत ख़राब हो गई तो हमारी ऑब्लिगेशन जो है अभी पक्की हो गई है। तो पहले आपको मैं 31 मार्च 2025 लिखाता हूँ। द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। पहले हम ये चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द गिविंग ऑफ द गारंटी। एक बार फिर से, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो ये हम चेक कर रहे हैं, ये पहली कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है। तो आप लिखेंगे द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज गिविंग ऑफ द गारंटी। तो पास्ट इवेंट तो है यहां पे, विच गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन, विच गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन, विच गिव राइज टू एन ऑब्लिगेशन। एक लाइन मेरी तरफ से भी ऐड करना, द ऑब्लिगेशन is a possible obligation. The obligation is a possible obligation. Possible है because probability कि आप पे करेंगे इस दिन 25 को 2025 को बहुत कम है। अब हम दूसरा कंडीशन चेक करने जा रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। पॉइंट नंबर 2 लिखना, एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट इन सेटलमेंट। ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं। तो आपका यहां पर जवाब क्या होगा, नो आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट इज प्रोबेबल, नो आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट इज प्रोबेबल एट 31 मार्च 2025। नो आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट इज प्रोबेबल at 31st March 2025. No outflow benefit is probable at 31st March 2025. ठीक है, तो ये भी कंडीशन फेल हो गया। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे, नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। कंक्लूजन में लिखेंगे नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी नहीं है और आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज भी हमें नहीं दिख रहा है। The guarantee is disclosed as a contingent liability. The guarantee is disclosed as a contingent liability unless the probability of any outflow is regarded as remote. Unless the probability of any outflow is regarded as remote. यानी अगर दूर दूर तक पैसे पे करने की कोई चांस नहीं है तो उस केस में contingent liability भी डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर आपने मुकेश अंबानी की गारंटी दे रखी है 500 रुपए की, तो उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में भी डिस्क्लोज नहीं करना है, पे करने की कोई कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मेरी गारंटी दोगे तो जरूर डिस्क्लोज करना, हो सके तो प्रोविजन भी कर देना। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर बी लिखेंगे, ऑन 31 मार्च 2026, ऑन 31 मार्च 2026। अब अगले साल क्या हो गया, बी कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चले गई है, तो आपके ऊपर पेमेंट की बारी आएगी, क्रेडिटर आपको पकड़ेंगे। फिर से हम कंडीशन चेक करेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। तो इस बार दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है और पास्ट इवेंट भी है। तो लिखना द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज, द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द गिविंग ऑफ द गारंटी, द ऑब्लिगेटिंग इवेंट इज द गिविंग ऑफ द गारंटी which give rise to a legal obligation, which gives rise to a legal obligation, which gives rise to a legal obligation। फिर पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना, एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज,
an outflow of resources embodying economic benefit, an outflow of resources embodying economic benefit in settlement. यहां पर यह भी पॉसिबल हो गया है। अब आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होगा सेटलमेंट करते वक्त, तो अब लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2026, एज ऑन 31 मार्च 26 it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit, ये एक टर्म आपको याद रखना, outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले साल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर जब हमने कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को असेस किया तो हमने पाया कि अब ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं रह गई, अब ये प्रोविजन हो गया है, तो हम उसको प्रोविजन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अमाउंट कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, तो अमाउंट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, बस सिर्फ नोट लिख देंगे। अगर अमाउंट पता होता तो हम अमाउंट भी लिखते हैं। तो एक लास्ट लाइन कंक्लूजन लिखकर अपनी बात खत्म कीजिए। कंक्लूजन, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। तो इस बार आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है वो एक्सपेंस डेबिट टू प्रोविजन, और जब पे करेंगे प्रोविजन टू बैंक। एंट्री नहीं पूछिए, डोंट वरी। ये था हमारा एक क्वेश्चन गारंटी पे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कोर्ट केस पर, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। सेल्स टैक्स अथॉरिटी, अब आपके एग्जाम में आएगा जीएसटी अथॉरिटी ordered an additional demand on the company for underpayment of sales tax। तो कंपनी ने सेल्स टैक्स कम पे किया, डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर एडिशनल डिमांड लगा दिया ऑफ अंडर इनवॉइसिंग ऑफ गुड्स। कंपनी ने अंडर इनवॉइसिंग किया टैक्स बचाने के लिए, डिपार्टमेंट के समझ में आ गया हाँ चोरी है, कंपनी कंटेस्टेड द केस। कौन चोर बोलता है कि मैं चोर हूं, ठीक है। कंपनी कंटेस्टेड द केस, द लॉयर ऑफ द कंपनी, सॉरी लॉयर, एडवाइज द कंपनी ऑन 31 मार्च 2024 दैट देयर वुड बी नो लायबिलिटी। पहले तो लॉयर ने कहा कि कोई लायबिलिटी नहीं होगी, मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे जैसा लॉयर है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो पहले साल कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, लॉयर ने कहा चिंता ना करें। लेकिन अगले साल ऑन 31 मार्च 2005 वही लॉयर कहता है दैट ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द केस अ लायबिलिटी वुड अराइज। पहले पूरी उसने फीस ले ली, अब बोलता है कि लायबिलिटी विल अराइज, एडवाइज द डिस्क्लोजर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस कथा अलग है। पहले साल हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन दूसरे साल जब कंपनी का लॉयर खुद ही बोल रहा है कि लायबिलिटी विल अराइज, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गया, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो गया है, तो हम प्रोविजन करेंगे। क्या आप आंसर लिखना चाहेंगे? हाँ लिखिए। फर्स्ट पॉइंट 1 लिखना, पॉइंट नंबर 1 या पॉइंट नंबर ए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये पहला साल है जब आउटफ्लो की संभावना कम थी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन था। सो लिखेंगे देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। इसके पिछले क्वेश्चन में हमने आपको डिटेल में 3 स्टेप बताए थे कैसे लिखना है, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पहले साल में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। द कंपनी शुड नॉट मेक अ प्रोविजन, the company should not make a provision but should disclose it as a contingent liability। और एक और फ्रेज ऐड करना, unless the probability of any outflow is regarded as remote।
अनलेस प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज रिगार्डेड एज रिमोट, यानी अगर पेमेंट करने की दूर दूर तक कोई चांस नहीं है तो फिर उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आपका कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं है तो फिर इसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहले साल का हिसाब। अभी लिखना पॉइंट नंबर 2, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, यहाँ पर आपका वकील कहता है कि सर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, थोड़ा तो प्रोविजन कर लो। तो अब क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन गया है? हाँ। क्या ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है? नहीं। क्या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अब दिख रहा है हमें? यस। तो अब हम इसकी प्रोविजन करेंगे। तो नोट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, एविडेंस क्या है यहाँ पे? आपका लॉयर का स्टेटमेंट, ठीक है। एविडेंस मतलब आपका लॉयर खुद ही कह रहा है देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन and therefore a provision is required, a provision is recognized, a provision is recognized for the best estimate of the amount, a provision is recognized, कितना provision करेंगे? For the best estimate of the amount to settle the obligation, for the best estimate of the amount to settle the obligation, for the best estimate of the amount to settle the obligation. ओके, लिख लिया सबने? तो दैट वाज अबाउट कोर्ट केस। पहले कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, बाद में जब आपको लगा केस हार जाएंगे तो फिर आपने उसका प्रोविजन कर लिया। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस असेसमेंट ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। एक और प्रैक्टिस करना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, नीचे क्वेश्चन नंबर 41 है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंपनी 20 पीपल डाइड, 20 लोग स्वर्गवासी हो गए, पॉसिबली एज ए रिजल्ट ऑफ फूड पॉइजनिंग, ओ फ्रॉम द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द एंटिटी। ये क्वेश्चन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? द एंटिटी, यानी जो भी कंपनी है ये, इन अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस में इस एंटिटी ने फूड सप्लाई किया, फूड पॉइजनिंग की वजह से 20 लोग मारे गए। अब ये जो एंटिटी है उसके खिलाफ केसेस चालू हो गए, लीगल प्रोसीडिंग्स हैज बीन इनिशिएटेड सीकिंग डैमेजेस फ्रॉम द एंटिटी बट इट डिस्प्यूट्स द लायबिलिटी। तो एंटिटी का कहना है कि नहीं नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो सही खाना परोसा था, इन लोगों ने कुछ और खाया। अप टू द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर टू 31 मार्च 2024 फॉर इशू, पहला ईयर कब है? 31 मार्च 2024। एंटिटीज लॉयर एडवाइज इट इज प्रोबेबल दैट एंटिटी विल नॉट बी फाउंड लायबल। पहले साल तो लॉयर ने कहा चिंता मत करो, हम आपको बचा लेंगे, आपको कोई लायबिलिटी नहीं आने देंगे। तो क्या करेंगे हम? 31 मार्च 2024 को कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे क्योंकि अभी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। अगले साल, हाउएवर, अगले साल when the entity prepare the financial statement for 31st March 25, वही लॉयर नालायक एडवाइज दैट owing to the development in the case, केस में जो भी डेवलपमेंट हुए पिछले 12 महीनों में, इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल बी फाउंड लायबल। वाह लॉयर वाह, पहले साल तो कहते थे कि कुछ भी नहीं होगा और अब कहते हैं कंपनी विल बी फाउंड लायबल। कैसे लॉयर हो तुम? अच्छे लॉयर हो, ईमानदार हो, बता दिया, न तो हो सकता है एक साल और खींचता। शुड द एंटिटी क्रिएट प्रोविजन इन 2023-24 एंड 24-25? तो यहाँ पर हमें वही आंसर लिखना है जो पहले दो क्वेश्चन में लिखा था, सिर्फ केस स्टडी बदल रहा है। पहला केस क्या था? गारंटी का। दूसरा क्या था? कोर्ट केस, टैक्स चोरी का मामला। तीसरा केस क्या है? फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ लोगों की डेथ हो गई, उनके परिजनों ने आपके खिलाफ केस कर दिया। तो स्टार्ट में तो लगता है कि हमें केस जीत जाएंगे, लेकिन बाद में लगा केस हार जाएंगे।
तो बिल्कुल सिमिलर आंसर आपको लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। 3 प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। इससे क्या है, यहाँ तो आंसर लिखा हुआ है, रुको रुको थांबा, वेट, स्टॉप, डोंट राइट। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 आप लिखेंगे देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, द कंपनी शुड नॉट मेक एनी प्रोविजन बट डिस्क्लोज इट एज अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज रिमोट। और फिर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 द कंपनी शुड मेक प्रोविजन। ओके, a past event is deemed to give rise to present obligation if taking into account all available evidence, it is more likely than not that the present obligation exists at the end of the reporting period on 31st March 2025। तो ऐसा आप ड्राफ्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम इतना लिख देना, बेस्ड ऑन एविडेंस अवेलेबल इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ओके, इतना लिख देना। It will result into outflow of resources. A reliable estimate can be made and therefore the company should create provision based on the best estimate of the amount required to settle the obligation। तो ये 3 आंसर सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं, एग्जाम में तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने देखा है 1-2 बार, ईयर नहीं लिखा हुआ लेकिन कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंपनी हैज़ इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2025, 15 लॉस सूट्स आर आउटस्टैंडिंग। बाप रे, इस कंपनी के ऊपर 15 केसेस है, इसको रात में नींद कैसे आती होगी। None of which has been settled by the time the accounts are approved by the directors। और अभी तक ये कोई भी सेटल भी नहीं हुआ है, कितने दुख की बात है। The directors have estimated that the possible outcomes are as follows। और डायरेक्टर्स जो है उन्होंने एक पॉसिबल आउटफ्लो का एक चार्ट बनाया है, रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी, अमाउंट ऑफ लॉस। पहले 10 केसेस में विनिंग की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 0.6। अगर जीतेंगे तो खर्चा कितना आएगा, 0। लॉस विथ लो डैमेजेस, यानी लॉस होगा लेकिन खर्चा कम आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। और अगर हम हारते हैं तो 90,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि लॉस होगा विथ हाई डैमेज, जिसकी चांस है 0.1। तो आप देख रहे हैं इन सब का टोटल कितना आ रहा है, 1.0। ये 3 पॉसिबिलिटी है। और अगर यहाँ पर हम हार गए, हारने के चांस है यहाँ पे 10%, उसमें हमें 1,60,000 लगेगा। तो बेसिकली हमें क्या है, ईवीएम लगाना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। तो हम एक्सपेक्टेड लॉस कितना होगा वो निकालेंगे बाद में। हो गया। फॉर रिमेनिंग 5 केसेस, और भी 5 केस है, टोटल 15 है। विनिंग की प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो आउटफ्लो होगा 0। लॉस विथ लो डैमेजेस की प्रोबेबिलिटी है 0.3, तो यहाँ पर आउटफ्लो होगा 60,000। लॉस विथ हाई डैमेजेस की प्रोबेबिलिटी है 0.2, आउटफ्लो होगा 95,000। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट the outcome of each case is independent of the outcome of all the others। तो जितना भी आउटकम है सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट। तो हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होगी। इंडिविजुअल एक एक काम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 केस का एक्सपेक्टेड लॉस आ जाएगा। इसकी वैल्यू करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 केस का आपको एक्सपेक्टेड लॉस आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कॉन्टिंजेंट लॉस, यानी आपकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्योंकि आपका यहाँ पे देखा जाए तो जीतने का चांस 60% ज़्यादा है,
और हारने का चांस 0.4 है, तो ये प्रोबेबल, ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। उसी तरह यहाँ पर भी हारने का 0.50 है, जीतने का 0.50 है, तो इसको हम बोलेंगे पॉसिबल ऑब्लिगेशन। स्टेट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सच कॉन्टिजेंट लॉस। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, डिस्क्लोज करते हैं हम, इसको हम डिस्क्लोज करेंगे नोट्स में। अब सिर्फ रह गया कैलकुलेशन का काम, तो मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ, और आपकी बुक में बहुत सारा ज्ञान भी बटा हुआ है, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। एक्सपेक्टेड लॉस इन फर्स्ट 10 केसेस, एक्सपेक्टेड लॉस इन फर्स्ट 10 केसेस 90,000। जीरो वाले को मैंने नहीं लिखा, लिखना चाहे तो 0 इंटू 0.6 भी लिख सकते थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो। सिर्फ जहाँ जहाँ वैल्यू वहाँ पर लिख रहे हैं, 90,000 इंटू 0.3 प्लस 1,60,000 इंटू 0.1, इसको रखो ब्रैकेट में। आपकी बुक में नीचे एक गलती है, इंटू 10 भी करना था, इसको इंटू 10 भी करना था, जो उन्होंने अगली लाइन में लिखा है, ऊपर भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपका आंसर आ रहा है, पहले 10 केसेस में आपका एक्सपेक्टेड लॉस है 4,30,000, अगले 5 केसेस में एक्सपेक्टेड लॉस है, एक तो 0 इंटू 0.5 है, तो उसको मैंने नहीं लिखा है, फिर 60,000 इंटू 0.3 है, 95,000 इंटू 0.2 है, उसको सॉल्व करके ये 5 केसेस हैं, तो 5 केसेस से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको बोलते हैं ईवीएम मेथड। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की मेजरमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ईवीएम मेथड या मोस्ट लाइकली मेथड। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा 1,85,000। देयरफॉर टोटल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, देयरफॉर टोटल कॉन्टिजेंट लायबिलिटी 4,30,000 प्लस 1,85,000, और इसको मिलाकर कुल बनता है 6,15,000। और नोट में आपकी बुक में लिखा हुआ ही है कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट्स। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट। आज आप होमवर्क में क्या करना, रीड द फर्स्ट 2 पैराग्राफ जो क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है, उसको आप अपने से पढ़ लेना, और एग्ज़ाम में अगर टाइम मिले तो उसको लिखना है, अदरवाइज सिर्फ कैलकुलेशन भी कर दिया तो काफ़ी है। ये था 4 मार्क का एक क्वेश्चन। अब हमारे सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 जो है उसका आंसर नहीं है, वो सो सैड, आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 43, X Chemical Limited is operating in the vicinity of a river since 20 year। यानी विसिनिटी ऑफ अ रिवर मतलब एक नदी के पास ये केमिकल कंपनी ऑपरेट कर रही है। अ कम्युनिटी लिविंग नियर एक्स केमिकल लिमिटेड, और एक वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, क्लेम्स दैट इट्स ऑपरेशंस हैज कॉज्ड कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इनकी वजह से, एक्स केमिकल की वजह से वहाँ का पानी जो है वो खराब हो गया है, कंटामिनेट हो गया, डैमेज हो गया, उसमें जम्स आ गए, लोग मर सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। एक्स केमिकल लिमिटेड हैज रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम द गवर्नमेंट environmental agency that official investigation will be made into claims of pollution caused by the entity। तो एक्स केमिकल लिमिटेड हैज रिसीव नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो इन्वायरमेंटल एजेंसी है उन्होंने नोटिस दे दिया है कि अब आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा, आपने जो भी ये पॉल्यूशन किया है आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा, एंड इफ इट इज फाउंड दैट एक्स केमिकल लिमिटेड हैज कॉज्ड कंटामिनेशन, और अगर ये प्रूव हो गया कि आपने ये वाटर कंटामिनेट किया है तो आपके ऊपर पेनाल्टी, फाइन लगेगी। ठीक है, कहानी समझ में आई? एक कंपनी पॉल्यूट कर रही है वाटर को, उसके खिलाफ केस हो गया है और अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में अगर पकड़े गए तो पेनल्टी। एक्स केमिकल लिमिटेड बिलीव्स दैट it has implemented all environmental safety measures to an extent that
इट इज अनलाइकली टू कॉज पोल्यूशन। और ये कंपनी ये मानने को तैयार ही नहीं है, हमने सारे सेफ्टी मेजर लगाए हैं, मैनेजमेंट इज नॉट श्योर वेदर इट हैज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर 20 ईयर। लेकिन इनके पास पूरे 20 साल का इतिहास का डेटा नहीं है। देयरफॉर नाइदर मैनेजमेंट नोर एक्सटर्नल एक्सपर्ट, न तो मैनेजमेंट न एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आर एबल टू असेस एक्स केमिकल लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी until the investigation has completed. In such situation, how should management of X account for a liability? Very good question. तो पहले तो यहाँ पे लिख लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम के दिन देख कर जाना है, न तो खुद के इन डेज लिख कर आ जाएंगे। तो जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, अनसर्टन फ्यूचर इवेंट नॉट होली इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, यानी आपकी लायबिलिटी है या नहीं है, ना तो मैनेजमेंट बता पा रही है, ना एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स बता पा रहे हैं, तो कब पता चलेगा? जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। तो क्या ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट में अराइज ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट नॉट होली इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, और ये कन्फर्म कब होगा? फ्यूचर में कन्फर्म होगा जब ये इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से पूरे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। लेकिन फिर भी इनके एक्सपर्ट्स बता नहीं पा रहे हैं कि एग्जैक्टली इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो क्या करें? हम लिखेंगे एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? इंड एस 37, ब्रैकेट में इंड एस 37। एज पर द स्टैंडर्ड इंड एस 37, in the present case, the available evidence does not support a conclusion that a present obligation exists. The available evidence does not support a conclusion that a present obligation exists. जो भी क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से फिलहाल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। हाउएवर देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, क्योंकि अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन में आप पकड़े गए तो आपको पेनल्टी लगेगी। देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन विच एग्जिस्ट and will be confirmed upon completion of investigations, and will be confirmed upon completion of investigations, and will be confirmed upon completion of investigation। तो जो भी केस स्टडी दिया गया उसमें हमें अभी तक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन महसूस नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद लायबिलिटी आएगी, शायद आएगी, उसके आने की चांसेस कम है। ओके, क्योंकि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। कंपनी ने अपनी तरफ से सेफ्टी मेजर्स भी लिए रखे हैं, तो हो सकता है कंपनी के ऊपर पेनल्टी नहीं आए, लेकिन हो सकता है आ भी जाए। कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। मैनेजमेंट शुड डिस्क्लोज द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर पोटेंशियल पेनाल्टीज। सिर्फ डिस्क्लोज करना है, अभी इसकी प्रोविजन नहीं करनी है। फॉर पोटेंशियल पेनाल्टीज एंड फाइन्स, फॉर पोटेंशियल पेनाल्टीज एंड फाइन्स दैट मे बी इम्पोज्ड if the contamination is proved, that may be imposed if the contamination is proved, that may be imposed if the contamination is proved। तो इस क्वेश्चन का आपको इस तरह से जवाब लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पर आंसर दिया हुआ है
तो आराम से समझने की कोशिश करें। अ क्लेम फॉर डैमेज ऑफ ₹10 लाख for breach of patent and copyright has been served on AS Limited in January। तो हमारे ऊपर AS Limited के ऊपर 10 लाख रुपए का किसी ने डैमेज क्लेम नोटिस सर्व कर दिया है जनवरी मंथ में ही। द डायरेक्टर sought competent legal advice on the eligibility of the claim and were advised that the claim was highly frivolous and was advised that the claim was highly frivolous। डायरेक्टर ने लीगल एडवाइस ली, उन्होंने कहा कि क्लेम बिल्कुल बेकार है, हाईली फ्रिवलस। ओके, ये जानबूझकर सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपसे पैसे वसूलने के लिए ये झूठा इल्जाम है, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर लगाया गया है विदाउट एनी बेसिस, ये बेबुनियाद है। एंड वुड नॉट सर्वाइव द फर्स्ट ट्रायल कोर्ट, पहली ही तारीख में कोर्ट इसको उठा के फेंक देगा, ऐसा लीगल एडवाइजर का कहना है। कंपनी हाउएवर एंटिसिपेट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, ये तो आपको भी पता है, ये हमारा देश में कानून जो है उसके हाथ बहुत लंबे हैं और उसका पैर भी बहुत लंबा है, उसके टाइम भी बहुत लंबा लेती है, फिर वो सब कुछ लंबा है, हाथ पैर टाइम, तो बहुत लंबे समय तक अब ये मुकदमा चलेगा। बिकॉज सामने वाली पार्टी भी आपको ऐसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और इसके पीछे बहुत सारा लीगल कॉस्ट भी लग सकता है। The company's accounts for the year ended 31st March were considered and approved by the board of directors on 15th May। How will you treat the above in the accounts for the year ended 31st March? तो क्वेश्चन में ये 31st मार्च है, अकाउंट्स अप्रूव हो गया है 15th में, आपके ऊपर नोटिस सर्व हो गई है 10 जनवरी को, या जनवरी को, 10 तारीख मैंने गलत लिखा है, जनवरी। यहाँ पर इस दिन हमारे लीगल एडवाइज़र का कहना है कि ये केस ज़्यादा टिकेगा नहीं, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ये लड़ाई लंबी खींच सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, प्रोविज़न करना चाहिए या कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखानी चाहिए? तो कोर्ट केसेस इनिशियल स्टेजेस में अगर आपके लॉयर कह रहे हैं कि आप जीत सकते हो, तो उस केस में पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, इसलिए इसको आप डिस्क्लोज करना और कुछ अमाउंट जो आप एस्टिमेट कर सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और इसके पीछे बहुत सारा लीगल खर्चा होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को मेजर करेंगे, कितना खर्चा आपको लग सकता है वो भी डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसको प्रोविजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देर इज़ नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अभी ये केस जस्ट स्टार्ट हुआ ही है और आपके लॉयर भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो आपका एनालिसिस क्या होगा, कंपनीज लायबिलिटी फॉर डैमेज इफ एनी विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर इवेंट। जब हियरिंग होगी, मुकदमा कोर्ट में जाएगा, जज का फैसला आएगा, देन वी विल बी कन्फर्म्ड, it will be confirmed whether the liability exists or not। So it is a definition of contingent liability that whether the liability exists or not will be confirmed by happening or non-happening of uncertain future event not wholly within the control of the enterprise। कोर्ट का केस है, कोर्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, therefore अभी फिलहाल ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। As on balance sheet date, it is not probable that event subsequent thereto would confirm that the liability has incurred। बैलेंस शीट के बाद के भी इवेंट में अभी तक आपकी लायबिलिटी जो है फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि अभी एक कोर्ट केस का डिसीजन आया नहीं है 15 मई तक। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे और हम उसकी एक अमाउंट भी मेजर करके डिस्क्लोज करेंगे। कितना अमाउंट हमें लग सकता है वो अमाउंट भी हम डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। बट ये सारा डिस्क्लोजर कहाँ पे होगा,
कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नोट्स में विथ अमाउंट। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का हम अमाउंट भी लिखते हैं, कितना अमाउंट खर्चा हो सकता है हमारा, राइट। तो ये होता कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी पे कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, बाकी आने वाले हैं। एक छोटी सी समरी बनाई है बहुत इंपॉर्टेंट, कब प्रोविजन दिखाना है, कब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखानी है और कब कुछ नहीं दिखाना है। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हैं और जिसका रिलायबल एस्टीमेट बनाया जा सकता है तो प्रोविजन करेंगे। यानी यहाँ पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो, रिलायबल एस्टीमेट। पास्ट इवेंट तीनों केसेस में होने चाहिए, इसलिए वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पास्ट इवेंट एक कॉमन पॉइंट है तीनों जगह पे। दूसरा क्या, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अगर होता है पिछले 2 क्वेश्चन में तो प्रोविजन नहीं होगा, डिस्क्लोजर होगा। और अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हुआ लेकिन उसका आउटफ्लो सर्टेन नहीं है, उसका आउटफ्लो सर्टेन नहीं है, ओके, मे नॉट रिक्वायर आउटफ्लो, तो फिर उस केस में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। और तीसरा क्या है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बट द लाइकलीहुड ऑफ एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज रिमोट, यानी दूर दूर तक उसको पेमेंट करना नहीं पड़ेगा ऐसा हमें लगता है, तो उस केस में हम उसको ना तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखाएंगे ना प्रोविजन दिखाएंगे। मुकेश अंबानी के लिए आपने 1000 रुपये की गारंटी दी है, तो वैसे तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखना चाहिए, ठीक है, आपने गारंटी दी है इनकी, लेकिन आपको पता है कि ये अमाउंट हमें कभी नहीं पे करना पड़ेगा। इतने बड़े आदमी के लिए 1000 रुपये का अमाउंट कभी हमें पे नहीं करना पड़ेगा, तो न तो आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी दिखानी है ना प्रोविजन करना है। और अब एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो ये फ्लो चार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरे साथ साथ चलेंगे। मैं एक कलर रेड यूज करूंगा। पहले तो देखना है कि पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट है या नहीं है। अगर आंसर है नो तो सीधा यहाँ से टहलते टहलते इग्नोर तक पहुँच जाएंगे। जब पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट ही नहीं है तो मामला शांत। लेकिन अगर जवाब है हाँ, तो फिर हमें देखना है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, नो, पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, वो भी नो, फिर इग्नोर। ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ना पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है। लेकिन अगर जवाब है हाँ, तो फिर चेक करना है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगर नहीं है तो यहाँ आएंगे और यहाँ से नीचे आ जाएंगे, ये बनेगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अगर है, फिर हम एक और कंडीशन चेक करेंगे, रिलायबल एस्टीमेट। रिलायबल एस्टीमेट भी नहीं हो सकता, तब भी हम उसको यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। और अगर रिलायबल एस्टीमेट भी है तो प्रोविजन करेंगे। फिर वापस एक बार यहाँ पर आते हैं, अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो हम क्या करेंगे, उसकी रिमोट पॉसिबिलिटी है क्या कैश फ्लो की। अगर जवाब है नहीं तो कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा देना, लेकिन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज की पॉसिबिलिटी बहुत रिमोट है तो फिर उसको इग्नोर करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब ये चारों कंडीशन टिक होते हैं तो प्रोविजन बनता है। कहीं पर भी एक नो आ गया तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस रिमोट हो तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पैराग्राफ 25 नाउ, कॉन्टिंजेंट एसेट, CA, कॉन्टिंजेंट एसेट। तो आप लोग सब क्या बनने की तैयारी कर रहे हो पता है, CA, कॉन्टिंजेंट एसेट। तो कॉन्टिंजेंट एसेट का डेफिनेशन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पॉसिबल एसेट, यानी एसेट हो सकता है, यानी कुछ हमें रिसोर्स मिल सकता है एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट में हमने कोई पुण्य किए होंगे
जिसकी वजह से हमें कुछ अच्छा प्रसाद मिल सकता है, ठीक है। पास्ट में हमने कुछ पुण्य किए होंगे जिसकी वजह से हमें कुछ अच्छा प्रसाद मिल सकता है, लेकिन द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कन्फर्म्ड ओनली बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। लेकिन इसका कंफर्मेशन कब आएगा? इसका कंफर्मेशन आएगा ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, एंड इट इज नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। तो एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको शुरू से दिया है, कोर्ट केस। हमें ऐसा लग रहा है हम कोर्ट केस जीत जाएंगे, कोर्ट केस जीत जाएंगे तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। अभी हमारा ईयर एंडिंग डेट चल रहा है 31 मार्च 2020, और हमें लग रहा है कि 31 मई 2020 तक हम एक कोर्ट केस जीत जाएंगे, ये अमाउंट हमें मिल जाएगा। क्या हम कॉन्टिंजेंट एसेट को यहाँ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं 31 मार्च को? द आंसर इज नो। ये स्टैंडर्ड कहता है कॉन्टिंजेंट एसेट को तभी रिकॉग्नाइज करेंगे व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। ओके, व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन, तब आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम देखते हैं कंटिंजेंट एसेट की ट्रीटमेंट क्या होगी। कंटिंजेंट एसेट का ट्रीटमेंट यही है कि जब तक वो कंटिंजेंट एसेट है तब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है कि यू कैन डिस्क्लोज इन द नोट्स। नोट्स में जैसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं, वैसे कंटिंजेंट एसेट को भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। और जैसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को कंटिन्यूसली असेस करते हैं, असेसमेंट का मतलब जैसे 31 मार्च 2022 को ये कंटिंजेंट एसेट है, फिर हमारा अगला रिपोर्टिंग डेट आ गया 31 मार्च 23, तो क्या ये कंटिंजेंट एसेट इज स्टिल कंटिंजेंट एसेट और it has become virtual certain, और it has become virtually certain कि आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो जब आपको लगता है कि अमाउंट मिल जाएगा तो फिर हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे, फिर हम इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे अपनी बुक्स में। इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट द इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल अराइज, अगर ये मान लो वर्चुअली सर्टेन है, वर्चुअली सर्टेन मतलब पूरी तरह से सर्टेन है, इट इज लाइक ऑलमोस्ट 100% सर्टेन, ठीक है, कि ये होगा ही होगा। कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला कर दिया है, सामने वाली पार्टी ने अपील नहीं किया है और सामने वाली पार्टी पैसे देने के लिए राजी भी हो गई है, तो आपको पता अभी अमाउंट मिल जाएगा, तब आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। द एसेट एंड द रिलेटेड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस दिन हम क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, जो भी वो अमाउंट मिलने वाला है, या रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि किसी न किसी पार्टी से हमें वो अमाउंट मिलेगा, टू इनकम, जो भी वो इनकम होगी उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एक एंट्री वहाँ पे लिख के रखना, रिसीवेबल और एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, रिसीवेबल और एसेट अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और इसको हम इनकम में दिखा देंगे, डिपेंडिंग कि वो क्या इनकम है उसको अकॉर्डिंगली अदर इनकम में दिखाएंगे या अदर ऑपरेटिंग इनकम में दिखाएंगे या एक्सेप्शनल आइटम में दिखाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन कि किस टाइप का इनकम है, राइट। एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अ क्लेम दैट एन एंटिटी इज परसुइंग थ्रू लीगल प्रोसेसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, यानी आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ केस कर रखा है, लेकिन अभी आपका आउटकम रिपोर्टिंग डेट के दिन अनसर्टेन है। आप जीत भी सकते हैं, आपको लग भी रहा है आप जीत सकते हैं, लेकिन जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक अकाउंटिंग नहीं करेंगे। कारण यही है कि हम अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा उम्मीद नहीं देना चाहते हैं।
ठीक है, रिकॉग्नाइज करने से उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिस्क्लोज करने से थोड़ी उम्मीद कम रहती है। तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि इसको रिकॉग्नाइज मत करो, इस उम्मीद में कि अमाउंट मिल जाएगा, फ्यूचर में इनकम होगी, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है और बाद में मान लो कहीं वो कंटिंजेंट एसेट रियलाइज नहीं हुआ तो इन्वेस्टर को नुकसान होगा, यूजर्स को नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा रुक जाओ, सब्र रखो, जब तक केस जीत नहीं जाते, जब तक अमाउंट आपको मिलने की पूरी संभावना नहीं बनती है, तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। सो वेयर एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल है, प्रोबेबल का मतलब लेस देन 50% है, या इस केस में तो ये भले लेस देन 90% भी हो, लेस देन 100% भी हो, जब तक वर्चुअली सर्टन ना हो तब तक क्या करना, डिस्क्लोज करेंगे। A brief description of the nature of contingent asset, brief description that company is contesting a case in the court and the company is likely to win at the end of the reporting period and where practicable, अगर हो सके तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी आप दिखाना है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं देनी है, तो इसलिए उन्होंने एक और पैराग्राफ लिखा है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बांटना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट द डिस्क्लोजर फॉर कंटिंजेंट एसेट्स अवॉइड गिविंग मिसलीडिंग इंडिकेशन। ये मत लिखना कि हम ये केस जीतेंगे, हमें 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो हमारा अच्छे दिन आ जाएंगे, सभी इन्वेस्टर को हम 50% डिविडेंड बांटेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है, अननेसेसरी उम्मीदें नहीं बांधनी है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना है ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ द इनकम अराइजिंग। अदरवाइज कंपनी अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे लंबे चौड़े वादा कर सकती है, ठीक है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47। 3 क्वेश्चन मैंने ढूंढ निकाले हैं आपके आईसीआई के सारे मटेरियल को रिसर्च करते करते, जो कंटिंजेंट एसेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को आपको लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनकी साइज भी देखो, बड़े बड़े क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट को एक तरह से धमकी देते हैं ऐसे बड़े क्वेश्चन छाप के, ठीक है। धमक गया तो इंस्टीट्यूट का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा, उनका कंटिंजेंट एसेट जो है वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 45। ड्यूरिंग द ईयर QA delivered manufactured products to customer K. The products were faulty and on 1st October 2016 customer K commenced legal action against the company. Oh, claiming damages in respect of the losses due to supply of faulty product. तो K जो है QA के ऊपर केस कर रहा है, क्या ये माल बेचा है तुमने, डैमेज प्रोडक्ट, नालायक, ठीक है। अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर QA लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट प्रोडक्ट्स वर फॉल्टी ड्यू टू डिफेक्टिव रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम F। F ने QA को रॉ मटेरियल बेचा, QA ने K को फिनिश गुड्स बेचा है। इसने फॉल्टी रॉ मटेरियल बेचा तो उसका परिणाम ये हुआ कि इसने फॉल्टी फिनिश गुड्स बेचा। के ने QA के ऊपर केस कर दिया, QA ने F के ऊपर केस कर दिया। के प्रति हमारी लायबिलिटी बनेगी क्योंकि हमें उसको पे करना है, और F से हम रिसीव करेंगे कॉम्पेंसेशन। अब यहां पर क्या होगा, कॉम्पेंसेशन की स्पेलिंग क्या है, अभी थोड़ा ठीक जा रहा है, कभी कभी दिमाग में कुछ और चलता है, हाथ कुछ और कहता है। ये हमारा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बन सकता है
और ये हमारा कॉन्टिंजेंट एसेट। अब यहाँ पे मजे की बात ये है कि अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो उसको तो हम डिस्क्लोज करेंगे ही, या अगर ये प्रोविजन भी बनता है तो हम देखेंगे, अभी कहानी पूरी पढ़ी नहीं है हमने, तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन ये जो अमाउंट मिलने वाला है, इसको जब तक ये अमाउंट मिल ना जाए तब तक ये कॉन्टिंजेंट एसेट की श्रेणी में ही रहेगा। तो हम आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। देयरफॉर ऑन 1 दिसंबर 2016 कंपनी कमेंस लीगल एक्शन अगेंस्ट एफ। क्वेश्चन क्यूए के पॉइंट ऑफ व्यू से है। के ने क्यूए के ऊपर केस ठोका है, क्यूए ने एफ के ऊपर बदले में केस ठोक दिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, QA Limited has estimated that it is a probability of success of both legal action। अब क्यू को क्या लगता है कि मेरे खिलाफ जो के ने केस किया है वो जीत जाएगा, और हमने जो एफ के खिलाफ केस किया है वो भी हम जीत जाएंगे। यानी यहाँ पर हारने का चांस है, यहाँ पर जीतने का चांस है। The action of K against QA Limited and the action of QA against F Limited is very high। Contingent liability या प्रोविजन रिकॉग्नाइज करते समय हमें सिर्फ मोर लाइकली देन नॉट चेक करना है। मोर देन 50% चांस लगता है तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन कॉन्टिंजेंट एसेट रिकॉग्नाइज करते समय हमें क्या है, वर्चुअली सर्टेन होना पड़ता है। वर्चुअली सर्टेन, तो दोनों केस में प्रोबेबिलिटी में बहुत अंतर है। अब क्या करना है हमें, अब कहानी का लास्ट पैराग्राफ कहता है ऑन 1 अक्टूबर, लास्ट नहीं अभी तो बहुत सारे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2016 QA Limited has estimated that the damages it would have to pay to K Limited would be 5 crore। के को 5 करोड़ पे करना पड़ेगा। द एस्टिमेट्स वर रिवाइज टू 5.2 करोड़ ऑन 31 मार्च, ये हो गया ईयर एंडिंग डेट, एंड टू 5.25 करोड़ ऑन 15 मई। द केस वाज इवेंचुअली सेटल्ड ऑन 1 जून व्हेन द कंपनी पेड डैमेजेस ऑफ 5.3 करोड़। तो बहुत सारे फिगर दिए हुए हैं। पहले हमने 5 करोड़ एस्टिमेट किया, फिर 5.2 किया, फिर 5.25 किया 15 मई को, और अंत में हमने 5.3 करोड़ पे करके सेटल किया। ऑन 1 दिसंबर 2016 QA estimated that it would receive damage of 3.5 crore from F। This estimate was revised to 3.6 crore on 31st March 17 and 3.17 crore on 15th May। This case was eventually settled on 1st June when F paid 3.75 crore to QA Limited। QA Limited had in its financial statement for year ended 31st March provided rupees 3.6 crore as the financial statements were approved by the board of directors on 26th April। तो एक कहानी में ना दो स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, एक इंडेस 10 भी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इंडेस 37 तो हमें परेशान कर ही रहा है, साथ में इंडेस 10 ने भी अपनी टांग अड़ा दी है कि चलो मुझे भी आप थोड़ा भाव दो। ये है अप्रूवल का डेट 26 अप्रैल, ये है रिपोर्टिंग का डेट, ये पीरियड को हम बोलते हैं इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो पहले मैं जरा प्रोविजन की बातें कर लूं। आप स्क्रीन पे नीचे लास्ट पैराग्राफ देखना। लास्ट पैराग्राफ में 31 मार्च को इन्होंने 5.2 करोड़ एस्टिमेट किया था, बाद में 5.25 एस्टिमेट किया 15 मई को, लेकिन ये 15 मई का जो पीरियड है वो हमारे अप्रूवल डेट के बाद का है। तो प्रोविजन कितने का होगा, प्रोविजन होगा 5.2 करोड़ का। 5.2 करोड़ का हम प्रोविजन करेंगे। और उसी तरह कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में भी 30 कॉन्टिंजेंट ये एसेट में भी 31 मार्च 17 को 3.7 करोड़ का एस्टिमेशन था, नहीं कितना 3.60 करोड़। ये हम नोट्स में दिखाएंगे, इसको हम प्रोवाइड करेंगे एज अ प्रोविजन, क्योंकि ये प्रोविजन है
और ये 3.60 करोड़ को हम कॉन्टिंजेंट एसेट डिस्क्लोज करेंगे। कॉन्टिंजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज कब करना है? जब कॉन्टिंजेंट एसेट वर्चुअली सर्टेन है कि हमें मिल जाएगा, यानी 1 जून को हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। जबकि ये 5.2 करोड़ को हम 31 मार्च को ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे और आगे जो भी डिफरेंस आएगा उसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अभी आपका पहला क्वेश्चन क्या है? वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द क्लेम फ्रॉम कस्टमर के एज पर एप्लीकेबल इंड एस। क्या आपको प्रोविजन बनाना चाहिए? हाँ, क्योंकि लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। कंपनी खुद ही कह रही है कि हमें 5.3 करोड़ रुपीस का खर्चा आ जाएगा, तो प्रोविजन करेंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, रैशनल क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो का आपने एस्टिमेशन भी कर लिया 5.3 करोड़, और रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड, तो हो गया ना चारों कंडीशन फुलफिल। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसलिए क्योंकि कंपनी को पता है कि ये केस हारने वाले ही हैं, खुद ही उन्होंने कहा है कि इसकी डैमेज का जो पॉसिबिलिटी वो बहुत हाई है। इफ द आंसर टू ए अबव इज यस, what is the entry to be passed in the books of the company on 31st March 17? Give reason for your choice. तो यहाँ पर इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए। ये है MCQ। अब क्वेश्चन पूछते ना मुझसे कि सर आप MCQ क्यों करवाते हो? ये लो, क्वेश्चन के बीच में MCQ भी डाल दिया है कि प्रोविजन की एंट्री क्या होगी। तो प्रोविजन की एंट्री के लिए पहले तो मुझे अमाउंट डिसाइड करना है। 5.2 करोड़ ऑन 31 मार्च 17। 5.2 देखो कहाँ पर है, ऊपर है, तो एंट्री ये वाली होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटी। क्योंकि एंट्री उन्होंने यहाँ पर भी एंट्री सही की है, इस वाले में अमाउंट गलत दागा है, क्योंकि अमाउंट 15 मई का है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 26 अप्रैल को अप्रूवल हो चुका था, इसलिए ये ऑप्शन गलत, क्योंकि अमाउंट गलत है। यहाँ पर इन्होंने अमाउंट भी गलत है और इसको नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाया है, जबकि हमें पता है कि अब ये केस बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, तो करंट लायबिलिटी ही ज़्यादा उचित ऑप्शन होगा। आंसर हम बाद में पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है नीचे, 3 क्वेश्चन है। थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस अभी हुआ था पावर जाने की वजह से, तो मेरा शर्ट चेंज हो गया, ठीक है, चिंता मत करना। यहाँ तक अभी हमने पढ़ा कि पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि एंट्री और अमाउंट दोनों सही होना चाहिए। इस केस में अमाउंट गलत है, इस केस में एंट्री गलत है, अमाउंट भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें अमाउंट गलत है, ठीक है। पहले वाले में एंट्री और अमाउंट सही है। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ QA लिमिटेड अगेंस्ट सप्लायर F एज पर एप्लीकेबल इंड एस। तो सप्लायर जो है जिसने फॉल्टी प्रोडक्ट दिया है, हमने उसके खिलाफ केस कर दिया, वो भी अमाउंट हमें मिलेगा, लेकिन वो होगा हमारा कॉन्टिंजेंट एसेट, तो इसको हम कॉन्टिंजेंट एसेट दिखाएंगे। और जब तक वो अमाउंट हमें मिलना वर्चुअल सर्टेन ना हो जाए, तब तक उसे कॉन्टिंजेंट एसेट ही दिखाना है। तो ये अमाउंट आपको मिलना कब सर्टेन हुआ? 1 जून 2017 को। तो 1 जून 2017 को हम ये 3.75 करोड़ रिकॉग्नाइज करेंगे, तब तक ये कॉन्टिंजेंट एसेट रहेगा, कॉन्टिंजेंट एसेट में डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के एग्जाम में या MTP में आया है। तो आंसर किस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोविजन का है। QA लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द क्लेम फ्रॉम कस्टमर के एज पर इंड एस 37।
since the claim is present obligation as a result of delivery of faulty goods manufactured. Also, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefit will be required to settle the obligation. तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं प्रोविजन के. तो जहाँ तक हमारी लाइबिलिटी है, जहाँ तक हमारी लाइबिलिटी हमारे कस्टमर के प्रति, के प्रति, वहाँ तो ये प्रोविजन बनेगा, क्योंकि प्रोविजन के लिए आपको सिर्फ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन चाहिए, वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं चाहिए. फर्दर अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2017. स्टूडेंट पूछ रहा है कि हमने 5.25 करोड़ का प्रोविजन क्यों नहीं किया. फिर से वही सवाल, फिर से वही जवाब. ये अमाउंट आपको 15 मई 2017 का दिया हुआ है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 26 अप्रैल 2017 को. तो बताओ ना, अप्रैल पहले आता है कि मई पहले आता है? मेरे कैलेंडर में तो अप्रैल पहले आता है, आपका पता नहीं, आपके में मई आता होगा पहले. ठीक है, जुपिटर में रहते होंगे. नेक्स्ट, ये ऑप्शन एक हमने ट्रीटमेंट कर लिया, डिस्कशन. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू करंट लायबिलिटी, क्योंकि अमाउंट विद इन 12 मंथ्स पे हो जाने वाला है. और तीसरा हमने डिस्कस किया अभी कि जो सप्लायर से अमाउंट हमें मिलेगा वो कंटिंजेंट एसेट है. जब तक वो वर्चुअली सर्टन ना हो जाए, जब तक वो वर्चुअली सर्टन ना हो जाए, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, तब तक हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक ये कंटिंजेंट एसेट ही दिखाएंगे. तो इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे 1 जून 2017 को. एक नोट लिखना यहाँ पे, इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड on 1st June 2017. It will be recognized 1st June 2017. ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45. 45 हो गया. अभी आ जाइए 46 पे, क्वेश्चन नंबर 46 पे. इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना, वेरी इंपॉर्टेंट. A company manufacturing and supplying process control equipment is entitled to duty drawback. इसको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा if it exceeds the turnover over a specified limit. To claim the duty drawback, the company needs to file an application within 15 days of meeting the specified turnover. तो जैसे आप ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको 15 दिन में एप्लीकेशन करना है. इफ एप्लीकेशन इज नॉट फाइल्ड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, द डिपार्टमेंट हैज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गिविंग ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट. तो एक बार 15 दिन एक्सपायर हो गया, सपोज ये मेरा ईयर एंडिंग डेट है, तो 15 अप्रैल तक तो हमें एप्लीकेशन फाइल करना है. 15 दिन तक अगर हमने फाइल कर दिया तो हमें अमाउंट मिलना निश्चित है. लेकिन उसके बाद अमाउंट हमें मिलेगा, बट दैट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नमेंट. तो यानी ये कॉन्टिंजेंट हो जाता है. इट बिकम्स एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज. For the year 2001-2, the company has exceeded the specified limit of turnover by the end of reporting period. तो कंपनी का टर्नओवर टारगेट हो गया है. However, duty drawback can be claimed on filing of application within the stipulated time or on the discretion of the department of filing of application is late. लेकिन आपने एप्लीकेशन कब फाइल किया? 20 अप्रैल को. तो अब ये सारा खेल किसके हाथ में चला गया है? सरकारी ऑफिसर के हाथ में. अगर वो चाहे तो अब ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम दे सकता है उसके डिस्क्रिशन पे. अब ये कॉन्टिंजेंट हो गया. अब ये कॉन्टिंजेंट हो गया, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा या नहीं मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक हैज बीन क्रेडिटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन जून 2002.
तो ड्यूटी ड्रॉबैक यहां आपके खाते में आया, ड्यूटी ड्रॉबैक यहां आपके खाते में आया एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन अप्रूव्ड ऑन जुलाई 26, 2002। ऐसा लग रहा है क्वेश्चन हमने इंडेस 10 में भी किया था और वहां मैंने कहा था कि इसको मैं इंडेस 37 में फिर से करवाऊंगा। मैंने अपना वादा पूरा किया, तुम भी अपना वादा पूरा करो। आज पूरा क्वेश्चन रिवाइज करना है घर पे, जब तक रिवाइज नहीं होगा सोना मत, खाना मत, पीना मत, ठीक है? हाँ, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम पहले खाओगे, पियोगे, सोओगे, फिर रिवाइज करोगे। What would be the treatment of duty drawback credit as per the given information? तो ड्यूटी ड्रॉबैक 31 मार्च को क्या करेंगे, कॉन्टिंजेंट एसेट दिखाएंगे और उसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जून 28, 2002 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है? आंसर पढ़ लेना आज होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 47 नंबर, 47 नंबर, 46 को ऑलरेडी पहले भी मैंने करवाया था आपको। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी क्लास में, 47 नंबर। एक्स शुगर्स लिमिटेड हैज entered into a sale contract of 3 crore with White Chocolates Limited for the supply of sugar during 2001-2. As per the contract, the delivery is to be made within 2 months from the date of the contract. In case of failure to deliver within the schedule, X Sugar Limited has to pay a compensation of rupees 30 lakh to White Chocolate Limited. During the transit, the vehicle carrying the sugar met accident and X Sugar Limited lost the entire consignment. It is however covered by an insurance policy. तो अभी क्या हो रहा है कि X कंपनी को Y को शुगर सप्लाई करना है 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर नहीं कर पाएंगे तो 30 लाख रुपए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। उन्होंने गुड्स जब भेजा तो उनकी लॉरी का एक्सीडेंट हो गया और उनका सारा कंसाइनमेंट खो गया, डूब गया, जो भी हुआ बर्बाद हो गया। इट इज़ हाउएवर कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन एक्स ने एक समझदारी का काम किया था, उसने इंश्योरेंस ले रखा था। तो अब क्या होगा, जो अभी क्वेश्चन नंबर 45 किया था, वाई के प्रति आपकी एक लायबिलिटी है और इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे लेने हैं। इंश्योरेंस लेना है, वाई को देना है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द सर्वेयर, द amount is collectible subject to deductible clause, that is 15% of the claim in the insurance policy. The cost of the goods lost was 2 crore 50 lakh. Before the financial year ends, अब यहाँ पर एक डाउट है, एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था मुझे कि एक्स शुगर लिमिटेड रिसीव्ड इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। ये इनफॉर्मल को अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। इनफॉर्मल से कुछ नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी के केस में जब तक आपको फॉर्मल लेटर ना आ जाए कि भैया आपका कॉम्पनसेशन पास हो गया है, तब तक वो वर्चुअल सर्टेनिटी नहीं है। नो वर्चुअल सर्टेनिटी। इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर उनके किसी स्टाफ ने कहा कि चिंता मत करो साहब, पैसा मिल जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। आपने वो पिक्चर देखी थी ना, ओ माय गॉड, OMG, बेचारा इंश्योरेंस क्लेम लेते 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 थक गया, पूरी पिक्चर बना डाली, मिला नहीं। तो उसी तरह यहाँ पर भी है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बाय इंश्योरेंस कंपनी is not equivalent to virtual certainty, and that the claim had been processed and the payment had been dispatched for 85% of the claim amount. तो इनफॉर्मल मिला है कि 85% क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। मीनवाइल White Chocolate Limited has made demand of 30 lakh since the goods have not been delivered on time. तो यहाँ पर वापस 2 मुद्दे हैं। एक वाई लिमिटेड है जिसको आपको 30 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको 2 महीने में गुड्स डिलीवर नहीं किया। तो ये हो गया हमारा प्रोविजन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, रिलायबल एस्टिमेट कर सकते हैं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होगा।
लेकिन ये जो इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिलेगा ये हम कॉन्टिंजेंट एसेट में दिखाएंगे। स्टूडेंट का कहना है कि जब उन्होंने पेमेंट डिस्पैच कर दिया है लेकिन हमें मिला नहीं है, दूसरी बात है हमें कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्टिंजेंट एसेट में दिखेगा। जिस दिन चेक आ जाएगा उस दिन आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। व्हाट प्रोविजन और डिस्क्लोजर वुड बी नीडेड, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? एज पर द स्टैंडर्ड वेयर एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, entity should give a brief description of the nature of contingent asset at the end of the reporting period and wherever practical an estimate of the amount. So X Sugar Limited would disclose contingent asset of 2 crore 12 lakh 50,000। कैसे आया? 85% ही मिलेगा आपको क्लेम का। 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी आपको 85% देगी एट द एंड ऑफ 2012। इट और व्हाट अबाउट वाई चॉकलेट लिमिटेड? फॉर वाई चॉकलेट लिमिटेड आपको एक प्रोविजन करना पड़ेगा 30 लाख रुपए का, राइट? तो दैट वाज द आंसर। आज एक होमवर्क करना, मेजर डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड इंड एस पढ़ना, वहां पे लिखा हुआ देयर इज नो मेजर डिफरेंस। उसके बाद मेजर डिफरेंस बिटवीन इंड एस 37 एंड एस 29, ये करेंगे होमवर्क। डाउट रहेगा तो पूछेंगे, ठीक है? डाउट रहने पे पूछना। अब हम एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी आपने देखा इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने भी एक एमसीक्यू पूछा था, यानी क्वेश्चन के बीच में एमसीक्यू भी डाल दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हेन अ प्रोविजन बी रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 37, प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करेंगे? आपको हाँ या ना बोलना है। व्हेन देयर इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल कहाँ से आ गया भैया? इट शुड बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, इसको कट करो। अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज मोर देन रिमोट बट लेस देन प्रोबेबल एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। पहला आंसर गलत है क्योंकि लीगल लिखा है। इट कैन बी लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। दूसरा है व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स इज प्रोबेबल एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। ये बहुत ही सही विचार है। पॉइंट सी क्या कहता है? व्हेन देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, बात खत्म, मैं पढ़ूंगा भी नहीं आगे। पॉसिबल ऑब्लिगेशन रहा तो प्रोविजन तो हो ही नहीं सकता। पॉइंट डी, व्हेन मैनेजमेंट डिसाइड्स दैट इट इज इसेंशियल दैट a provision be made for unforeseen circumstances and keeping in mind that this year the profits were enough but next year there may be losses। ये क्या बकवास है? कुछ भी लिखा है, ऐसा स्टैंडर्ड में कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये खुद का बनाया हुआ इंड एस है। तो आंसर यहाँ पर एक ही होगा, बाकी 3 आंसर बहुत ज़्यादा गलत है। बी को टिक कर देना, बी को टिक कर देना, जिसका कलर चेंज होगा वो सही आंसर है। बी को टिक करना। एक और मौका दूंगा मैं आपको। पॉइंट नंबर 2, Amazon Inc. has been served a legal notice on December 15, 20x1 by the local Environmental Protection Agency to fit the smoke filter in its factory। तो इनको 15 दिसंबर को एक नोटिस आई है कि आप स्मोक फिल्टर लगा लो, स्मोक फिल्टर लगा लो इन इट्स फैक्ट्री ऑन और बिफोर 30 जून। 30 जून तक का आपको टाइम भी दिया गया है। ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर, यानी 30 जून 20x2 तक आपको स्मोक फिल्टर लगाने का नोटिस है। द कॉस्ट ऑफ फिटिंग स्मोक फिल्टर इन द फैक्ट्री इज 2,50,000। How should Amazon Inc. treat in its financial statement for the year ended December 31? तो हमारा ईयर एंड कब है? December 31। नोटिस कब आई है? 15 दिसंबर। कब तक हमें स्मोक फिल्टर लगाना है? 30 जून। तो अभी तो वो वायलेशन भी नहीं हुआ अभी तक। तो 30 जून को अगर हमने नहीं लगाया तो पेनल्टी का प्रोविजन करना पड़ेगा, वो भी 30 जून को, अभी नहीं। अभी तो हमारे पास टाइम है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर 2,50,000 इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत जवाब।
रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर 1,25,000, ये कहाँ से आ गया भाई? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2001 बिकॉज द अदर 50% ऑफ द एस्टिमेटेड अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज नेक्स्ट ईयर। ये सारी खुद की गढ़ी हुई इंडेस है, ऐसा कहीं पे हमने नहीं पढ़ा है 50-50 करना है। पॉइंट नंबर सी, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है। बिकॉज अमेजन इंक कैन अवॉइड द फ्यूचर एक्सपेंडिचर बाई changing the method of operations and thus there is no present obligation for the future expenditure, no provision is required at 31st December 20x1, but as there is a possible obligation, this warrants disclosure in the footnotes to the financial statement। तो क्या आपको लगता है ये सही है? हाँ, अभी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन लायबिलिटी आ सकती है, तो उस केस में आपको फुटनोट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी भले दिखा सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। एंड पॉइंट नंबर डी कहता है इग्नोर दिस, छोड़ो जाने दो, कौन इन सरकारी फरमानों को देखे? ये तो महा गलत आंसर है। इग्नोर दिस फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नाइदर डिस्क्लोज नॉर प्रोवाइड द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ 2,50,000। तो मेरे हिसाब से पॉइंट सी वॉज द बेस्ट आंसर आउट ऑफ दिस लॉट, तो आंसर सी टिक कर देंगे। अब आज आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अ कॉम्पिटिटर हैज सूड एन एंटिटी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। अभी आप देखो इसमें एग्जाम में क्या कर सकती है। इस अमेजन वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ क्वेश्चन दे सकती है, आपको आंसर नहीं देगी, तो फिर आपको ये आंसर लिखना है। तो ऐसे भी जब आप एग्जाम में रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन ये होगा और उसका ये आंसर आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उसी तरह ये वाला भी है। कॉम्पिटिटर हैज सूड एन एंटिटी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इट्स पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। द अमाउंट दैट द एंटिटी मे बी रिक्वायर्ड टू पे टू द कॉम्पिटिटर if the competitor succeeds in the lawsuit is determinable with reliability and according to legal counsel it is less than probable। less than probable का मतलब है possible obligation। possible obligation को हम क्या करते हैं, contingent liability दिखाते हैं, बट more than report का मतलब कुछ तो अमाउंट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा ऐसे मत सोचना, अभी फिलहाल पे करने की संभावना कम है लेकिन जीरो नहीं है। दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज वुड बी नीडेड, मतलब अभी आपकी प्रोबेबिलिटी 0 से 50 तक है, यहां पर है आपकी प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल जीरो भी नहीं है। द एंटिटी दैट वॉज सूड शुड एट द ईयर एंड, यानी जिस कंपनी के खिलाफ केस किया गया वो क्या करेगी। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, what will the entity which was sued should do at the end of the year, तो क्या करेंगे? should we recognize a provision, क्या हम प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे? नहीं, क्योंकि अभी ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन है। मेक अ डिस्क्लोजर ऑफ द पॉसिबल ऑब्लिगेशन इन द फुटनोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इसका डिस्क्लोजर देंगे फुटनोट में, यानी नोट्स टू अकाउंट में। पॉइंट सी, मेक नो प्रोविजन और डिस्क्लोजर, ना प्रोविजन करो ना डिस्क्लोजर दो। एंड वेट अंटिल द लॉसूट इज फाइनली डिसाइडेड एंड देन एक्सपेंस द अमाउंट पेड ऑन सेटलमेंट इफ एनी। तो ये भी आंसर गलत है क्योंकि हमें डिस्क्लोजर देना होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। अगर ये पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो रिमोट होती तो नहीं देना पड़ता डिस्क्लोजर, लेकिन यहाँ कहा गया कि लेस देन प्रोबेबल बट मोर देन रिमोट। 0 से ज़्यादा है, 50 से कम है। प्रोबेबिलिटी 0 से ज़्यादा है, मोर देन 0 है, बट लेस देन 50 है। तो ऐसे केस में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो थर्ड वाला आंसर गलत है। एंड पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, सेट असाइड एज एन अप्रोप्रिएशन अ कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। ये तो महाबकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहला, तीसरा और चौथा गलत है। कॉन्टिंजेंसी रिजर्व मैंने कब बताया? ये तो अपने आप में उनकी कुछ ना कुछ कलाकारी है। तो पॉइंट नंबर बी को टिक कर देना।
अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे MCQ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक 4 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बनाया जा सकता है अगर ऑप्शन निकाल दे तो। अगर मैं सिर्फ एग्जाम में ये दूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा 4 मार्क का। अ फैक्ट्री ओड बाय XYZ was destroyed by fire. XYZ lost an insurance claim for the value of the factory building plant and an amount equal to 1 year's net profit. तो उन्होंने केस ठोक डाला इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ नंबर ऑफ मीटिंग्स with the representatives of the insurance company. Finally, before year end, it was decided that XYZ would receive compensation for 90% of the claim. XYZ received a letter that the settlement check for that amount has been mailed. यहाँ पर आपको एक लेटर भी है, फॉर्मल है। इसके पहले क्वेश्चन में इनफॉर्मल था, but it has not received before the year end. How would XYZ कहाँ था मैं, treat this in the financial statement? How would XYZ treat this in the financial statement? ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज द कॉन्टिंजेंट एसेट इन द फुटनोट, पहला ऑप्शन। दूसरा, वेट अंटिल नेक्स्ट ईयर व्हेन द सेटलमेंट चेक इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड नॉट रिकॉग्नाइज और डिस्क्लोज दिस रिसीवेबल एट ऑल सिंस एट ईयर एंड इट इज अ कॉन्टिंजेंट एसेट। तीसरा है, बिकॉज द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम वॉज कन्वेड बाय अ लेटर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। सेटलमेंट का एक फॉर्मल आपको नोटिस आ गया है, that also stated that settlement check was in mail for 90% of the claim. तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्टेनिटी। जब कंपनी आपको एक लेटर जारी करके कह रही है कि हमने चेक इशू कर दिया है, तो इससे ज़्यादा और सर्टेनिटी क्या चाहिए अभी। तो अब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिकॉर्ड 90% ऑफ द क्लेम, जितना मिलेगा उतना रिकॉर्ड करेंगे, as it is a virtual certain that the contingent asset will be received. तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा क्या, पूरा ही ठीक लग रहा है। पहले दो तो गलत हैं, लास्ट वाला भी पढ़ लेते, काफ़ी विस्तार से लिखा है। बिकॉज द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम वॉज कन्वेड बाय अ लेटर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी दैट ऑल्सो स्टेटेड दैट द सेटलमेंट चेक वॉज इन मेल फॉर 90% ऑफ द क्लेम। यहाँ तक दोनों लाइन सेम है, लेकिन ये इधर क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड 100% ऑफ द क्लेम, ये गलत है। एज अ रिसीवेबल एट ईयर एंड एज इट इज वर्चुअली सर्टेन दैट कंटिंजेंट एसेट विल बी रिसीव्ड एंड एडजस्ट द 10% नेक्स्ट ईयर व्हेन द सेटलमेंट चेक इज एक्चुअली रिसीव्ड, ये गलत है। जितना आपको मिलने की वर्चुअल सर्टेनिटी है उतना ही प्रोविजन करना है, तो ये भी गलत है। ये 10% का हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 10% भी तभी करेंगे जब वो मिलेगा, पहले नहीं करेंगे। आंसर इज सी। कंप्यूटर जी प्लीज शो मी द करेक्ट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, प्रॉब्लम फॉर सेल प्रैक्टिस लिख लीजिए, होमवर्क, प्रॉब्लम फॉर सेल प्रैक्टिस, ऑल क्वेश्चंस होमवर्क। कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछेंगे, ठीक है। So this chapter is over.